अस्सलामुअलैकुम। लेगेसी ऑफ बिलाल पाशा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ सजल अशरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो हमने आज डिस्कशन करनी है लेगेसी ऑफ बिलाल पाशा के प्लेटफॉर्म पे, वो है बेसिकली ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ फ्रॉम द सीरीज़ ऑफ द करंट अफेयर्स। इसकी एक्सपेंशन में रिसेंटली अभी तक जो है वो आपके ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड इथोपिया ने ऑफिशियली जो है वो ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स को, एंड दे ऑफिशियली बिकेम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज़ हॉट in these days. The thing is that what we are going to discuss is that from the historical point of view, if we discuss that topic, ब्रिक्स जो है वो इनिशियली एक इदारे के तौर पर उभरा इन 2009 एंड लेटर ऑन इन इस ब्रिक्स बेसिकली है क्या। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन सब के जो हैं वो इनिशियल जो लेटर्स हैं उनको बना के एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ने एक ग्रुप की फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, और जिसका जो मेजर पर्पस था वो था इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। और 2009 में ये उभरा। पहले मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सिर्फ और सिर्फ 4 ममालिक थे। That's why it is initially known as BRIC, and later on we consulted it as in 2010, और तब 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया एंड दिस बिकेम एज ब्रिक्स जो है वो बेसिकली वाई ब्रिक्स इज एक्सपेंडिंग, वाई ब्रिक्स एक्सपेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये बेसिकली हमने जो है वो आज डिस्कस करना है। और ब्रिक्स एक्सपेंशन जो है वो बेसिकली हमारे कह लें कि एक पहले 2009 में इट वाज बेसिकली इमर्ज एज अ जियो पॉलिटिकल इंटेंटिटी। उसके बाद से जो है वो जियो पॉलिटिक्स से इन्होंने अपना शिफ्ट जो है वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जो है वो किया। और यहाँ पर बेसिकली जो इसकी रीज़न है इम्पोर्टेंस की, वो ये है कि हर साल इसका समिट होता है। 15 समिट था 2023 में। अब की बार जो है वो समिट होगा इंशाल्लाह जोहान्सबर्ग में। नहीं सॉरी, अब की बार जो समिट होगा वो होगा ऑलमोस्ट आपके उधर रशिया में एक्सपेक्टेड है इस बार। और यहाँ पर जो है वो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स में 6 स्टेट्स को इनवाइट किया गया था। जिस स्टेट में अब आपको ये नज़र आ रहा है कि मिडल ईस्ट में से आप ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया थे। अफ्रीका में आपके पास इजिप्ट और इथोपिया आ गए, और अर्जेंटीना जो है मतलब यहाँ पर इन्होंने 3 जो हैं मेन रीजन्स को उसको फोकस किया, मिडल ईस्ट को, अफ्रीका को और अर्जेंटीना को। यहाँ मतलब अफ्रीका के रीजन से भी और लैटिन अमेरिका के रीजन से भी जो है वो एक कंट्री को इन्होंने फोकस किया। इसके बाद 5 कंट्रीज़ ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया इस इनविटेशन को, और इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद 1 जनवरी से ये ब्रिक्स के ऑफिशियल मेंबर बन गए। अर्जेंटीना ने जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया बिकॉज़ यहाँ पर जो है उनकी अर्जेंटीना में अभी लेटेस्ट जो हैं वो इलेक्शन हुए हैं, और वहाँ पर जो पार हमें देखने में मिली है वो एक राइट विंग की जो है वो एक हुकूमत, राइट विंग की एक नेशनलिस्ट हुकूमत जो है वो हमें देखने में मिली है। एंड राइट विंग की जो नेशनलिस्ट हुकूमत हैं वो कभी भी जो है वो अलाइंसेस को, कभी भी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को सपोर्ट नहीं करती हैं। दे आर ऑलवेज़ इन द मोड ऑफ देयर नेशनलिज्म। और ब्रिक्स जो है अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ दैट जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उनका पर्सनल लेटर भी गया था अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को। डिस्पाइट ऑफ दैट अर्जेंटीना डिडंट ज्वाइन ब्रिक्स एज एन ऑफिशियल मेंबर। अब द थिंग इज़ दैट कि वाई ब्रिक्स इज़ एक्सपेंडिंग, वी हैव टू डिस्कस दैट कि ये बेसिकली एक्सपेंशन चाहते हैं। वाई दे नीड एक्सपेंशन? इन्हें एक्सपेंशन चाहिए अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए। अब ये जो हैं मतलब ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इनकी जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के एजेंडा को एक्सपैंड करने के लिए। अगर ये एक्सपैंड करेंगे तो जो इनका इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के एजेंडे के साथ जिस बेस पे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सपेंशन के साथ इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं।
Initially, these countries weren't operating on the principle of countering US agenda of counter China and Russia, but nowadays they are operating on the principle of काउंटरिंग यूएस. इंडिया जो है इनिशियली जो है ये रिलक्टेंट था इस चीज़ के लिए, बट लेटर ऑन जो है इंडिया ने एग्री कर लिया इस चीज़ पे, बिकॉज वी ऑल नो डैट यूएस एंड चाइना इज़ इन द स्टेट ऑफ द ग्रेट गेम. और इसी ग्रेट गेम की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं राइजिंग कंट्रीज़ के लिए एंड राइजिंग कंट्रीज़ और ग्लोबल साउथ के लिए. मतलब यूएस एंड चाइना बीइंग इन द गेम ऑफ ग्रेट गेम फॉर देयर. यूएस एंड चाइना जो हैं वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, पावर हेजेमनी को, ग्लोबल पावर को अपने स्टेटस मेंटेन रखने के लिए दे आर इन द स्टेट ऑफ ग्रेट गेम. और उसी ग्रेट गेम की वजह से ग्लोबल साउथ को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है. अब यहाँ पर जो है मतलब यूएस यहाँ पर चाइना ने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की पार्टनरशिप्स पे बिलीव करता है. डैट्स वाई चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर है इस चीज़ का. अगर हम मतलब ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है वो बेसिकली इसकी जो फाउंडेशन थी वो इकोनॉमिक थी. मतलब इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसकी फाउंडेशन बनाई गई थी, इसीलिए कि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो आपकी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो सके. अब जो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं, ये जो 4-5 मेंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 4-5 मेंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 42% पॉपुलेशन को कंज्यूम करते हैं. यहाँ पर 3 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है वो रहती है. इनका जीडीपी ऑलमोस्ट 21 ट्रिलियन के करीब है. 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और वर्ल्ड का जो टेरिटोरियल पार्ट है, जो वर्ल्ड का लैंड वाला पार्ट है, वो ऑलमोस्ट ये 40 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर को वो कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर रह रहे हैं. 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस इन 5 कंट्रीज़ के दरमियान है. इनके जो कॉपरेशन के एरियाज़ हैं वो मेजरली इनका फाइनेंस है. अगर हम इनकी इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं, इनके फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं, इनकी हेल्थ है, इनकी टेक्नोलॉजी है, इनकी सिक्योरिटी है, इनका बिज़नेस है. अब मोस्ट ऑफ द थिंग में यहाँ पर आपके फाइनेंस, हेल्थ, कभी भी यहाँ पर मिलिट्रियल ये जो है ये एक मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं है. यहाँ पर आपकी मतलब कंट्रीज़ की मिलिट्री जो है वो इन्वॉल्व नहीं है. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ ने आपस में यहाँ पर एक कोलैबोरेशन बनाई है. अब द थिंग इज़ डैट कि वाई मिडल ईस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. मिडल ईस्ट जो है वो हमारे पास ऑयल इंपॉर्टेंस की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मिडल ईस्ट की जो है वो यहाँ पर अगर मिडल ईस्ट को ये कर लेंगे तो दुनिया के 80% ऑयल रिज़र्व्स पर जो है ये हुकूमत करेंगे. दुनिया के 80% ऑयल रिज़र्व जो हैं वो इनके अंडर कंट्रोल होंगे. सो डैट्स वाई मिडल ईस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम. द थिंग इज़ डैट कि अर्जेंटीना की जो राइवलरी है ब्रिटेन के साथ और ब्राज़ील के साथ, इफ़ वी कंसिडर अबाउट द पॉइंट ऑफ द अर्जेंटीना, देन अर्जेंटीना हैज़ राइवलरी विद द ब्रिटेन एंड ब्राज़ील एज वेल. और इसी वजह से अर्जेंटीना की जो हुकूमत है, राइट विंग गवर्नमेंट है, उसने ब्रिक्स को जो है वो रिलक्ट किया है कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने से जो है वो रिलक्ट किया है. और इसी वजह से क्योंकि जो नेशनलिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट्स होती हैं वो मोस्टली म्यूचुअल कॉपरेशंस के अगेंस्ट होती हैं. थिंग इज़ डैट कि what will be the consequences of this expansion. तो इफ़ वी कंसिडर द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस अबाउट चाइना, और चाइना जो है वो बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियसली हम प्रीवियस मिनट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को, चाइना का जो फोकस है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की अलाइंसिस की स्ट्रेंथनिंग की तरफ है. वेदर वो बायलैटरल के अलावा मल्टीलैटरल स्ट्रेंथनिंग को, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को, अलाइंसिस को ज़्यादा प्रेफर करता है. और चाइना जो है वो बेसिकली चाइना इस चीज़ को कर क्यों रहा है, चाइना अलाइंसिस को, कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग क्यों कर रहा है? बिकॉज यूएस की जो पॉलिसी है चाइना को कंटेन करने के लिए, यूएस को ये लग रहा है, और यूएस इज़ फीलिंग मच हिट बिकॉज ऑफ ब्रिक्स एक्सपेंशन. और यहाँ पर मिडल ईस्ट इसका जो मिडल पावर का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मिडल पावर जो हैं, इफ़ इट कंसिडर अबाउट डैट, तो मिडल पावर ऑलवेज डिसाइड द वर्ल्ड ऑर्डर.
मिडल पावर हमेशा आईआर में जो हैं वो ऐसी स्टेट्स को हम लोग कहते हैं जो ना तो सुपर पावर्स होती हैं ना ही ग्रेट पावर्स होती हैं, बट इनका बहुत ज़्यादा मॉडरेट, या तो बहुत ज़्यादा मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है या बहुत ज़्यादा लार्ज इन्फ्लुएंस होता है। और यही मिडल पावर्स जो हैं ये आपके वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करती हैं। और मिडल पावर्स जो हैं हमेशा पावरफुल होती हैं अगर मतलब हमारे जो वर्ल्ड का ऑर्डर है वो मल्टीपोलर है, और मिडल पावर जो है वो हमेशा पावरफुल होती है इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। और राइजिंग पावर्स जो हैं ये हमेशा राइजिंग पावर्स को या मिडिल पावर्स को हमेशा अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए, हमेशा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रोल को असर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और रीजनली वो इस चीज़ को ग्लोबल लेवल पे भी उनको अपने इंटरेस्ट को असर्ट करना पड़ता है, और हमेशा वो अपने रोल को असर्ट करना चाहते हैं कि वो एक जिस रीजन में वो रह रहे हैं उस रीजन में वो अपने रोल को असर्ट कर सकें। और इस वजह से इस एक्सपेंशन की वजह से मिडल पावर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो बहुत पॉजिटिवली अपने इंटरेस्ट को मनवा सकते हैं किसी भी इस ग्रेट गेम में अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको मनवा सकते हैं। ऑलमोस्ट 40 स्टेट्स जो हैं इन्होंने मतलब हैव असर्टेड देयर डिज़ायर, इन्होंने इस चीज़ की डिज़ायर की थी कि ये ब्रिक्स का पार्ट बने। बट ऑलमोस्ट आउट ऑफ द 40 स्टेट्स, जिनमें से कह लें कि 7 स्टेट्स को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा गया था, और जिसमें से 7 स्टेट्स को ऑफिशियल इन्विटेशन जो है वो भेजने के अलावा 20 स्टेट्स को ऑफिशियल इन्विटेशन जो है वो भेजा गया था, एंड आउट ऑफ 26 ज्वाइन दैम। सम स्कॉलर्स जो हैं वो इस चीज़ का सोचते हैं कि जो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स है ये बेसिकली जो है वो इसको हम कहते हैं कि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट है 21st सेंचुरी की, नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको हम जो हमारी कोल्ड वॉर में चली थी, जब चाइना और रशिया एंड यूएस के दरमियान जो कोल्ड वॉर हुई थी, वहाँ पर जो मूवमेंट हुई थी, जिन ममालिक ने उनका साथ नहीं दिया था, किसी भी एक ब्लॉक की तरफ नहीं रहे थे वो। कोल्ड वॉर बेसिकली जब ईस्ट और वेस्ट में, मतलब ईस्ट और वेस्ट की जब दुनिया में पार के लिए जो वॉर चल रही थी विदाउट यूजिंग मिलिट्री, तो तब जो है वो जिन कंट्रीज़ ने किसी भी एक स्पेसिफिक ब्लॉक का पार्ट होने के लिए रोल प्ले नहीं किया था, उनको कहते हैं कि ये हैं बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट। उस कंट्रीज़ को आप कहते हैं वो कंट्रीज़ थी, उसका पार्ट थी नॉन अलाइंड मूवमेंट का। तो यहाँ पर जो है वो हम कंसीडर ये करते हैं, तो ये जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है ये बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट है 21st सेंचुरी की। और 2 स्टेट्स मतलब जो कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स का पार्ट बनने के लिए, उनके लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो एक रेफ्यूजी है। इट इज़ बेसिकली अ रेफ्यूजी इस चीज़ से निकलने के लिए। वेस्टर्न का जो अलायंस सिस्टम है वो बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ के लिए ही है। जो मतलब वेस्टर्न जितने भी अलायंस सिस्टम है, जिस तरह हमारा G7 है, अब वो G20 में कन्वर्ट हो चुका है, और ये बेसिकली कह लें कि वेस्टर्न का जितना भी अलायंस सिस्टम है वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्थ के लिए। अब जो दुनिया जो है वो नॉर्थ और साउथ में जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुकी है, ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। और ब्रिक्स की एक्सपेंशन की वजह से देयर इज़ अ डाउट, देयर इज़ अ फेयर दैट यहाँ पर जो है वो आपका जो नॉर्थ साउथ डिवीजन है, जो नॉर्थ साउथ पोल की डिवीजन है, वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगी, ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, और आपको आने वाले सालों में जो है वो ब्रिक्स की एक्सपेंशन से ज़्यादा विजिबल दिखाई देगी। इफ़ वी कंसिडर अबाउट द ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ जो है वो ऑलरेडी अपने आप को एंगेज कर रहा है अलायंसेस ऑफ ब्रिक्स के साथ, जस्ट लाइक जो कोल्ड वॉर में हो रहा था ईस्ट और वेस्ट में। ग्लोबल साउथ जो है वो कभी भी आपको मतलब मोस्टली हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अलायंसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में नज़र नहीं आएगा। ग्लोबल साउथ जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो है डिफरेंट फॉरम्स पे एक्ट करता है, बट यूएन जस्ट लाइक यूएन में इतना एक्टिव रोल नहीं है ग्लोबल साउथ का, आईएमएफ में इतना एक्टिव रोल नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में इतना एक्टिव रोल नहीं है। तो ग्लोबल साउथ isn't considered as a active part of the global alliance system, which is historically based upon the North Pole. अगर हम बात करें तो जो हमारी साउथ जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है, बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साउथ साउथ कोलैबोरेशन एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन। इफ़ वी कंसिडर अबाउट द फैक्ट दैट कि बेसिकली जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन जो हम लोगों को फ़ायदा दे रही है वो बेसिकली कहाँ पर हमारा लाई कर रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है आपकी जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, जो आपके पास जो ब्रिक्स की अब कंट्रीज़ हो चुकी हैं, अब ऑलमोस्ट 5 मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज़। अब ये 11 कंट्रीज़ जो हैं
ये अपने दरमियान ट्रेड के लिए ये प्रमोट कर रही हैं डी डॉलराइजेशन। मतलब ये अपने डी डॉलराइजेशन किस तरह से कर रही हैं? डी डॉलराइजेशन बेसिकली इज़ अ टर्म जो कि एक इमर्जिंग टर्म है, और इस चीज़ को हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि ये जो 11 कंट्रीज़ हैं दे आर डेवलपिंग देयर ओन कॉमन करेंसी विच विल प्रमोट द डी डॉलराइजेशन। मतलब मोस्टली अभी जितने भी हमारे वो ट्रेड है वो डॉलर्स में होती है, और अगर एक कॉमन करेंसी जो कि जो जिस तरह पाकिस्तान रुपी है, तो अगर ये सपोज़ कि अगर एक कॉमन करेंसी है तो उस कॉमन करेंसी वो 11 कंट्रीज़ में जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो इस वजह से आपकी जो डॉलर, मतलब इस चीज़ को ये कंसिडर किया जाता है कि यूएस जो है वो अपनी पावर को मेंटेन कर रहा है, अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए, जस्ट फॉर यूजिंग हिज डॉलर। तो इस 5 स्टेट की वजह से मतलब बहुत सी सैंक्शन रिजीम्स को जो है वो कह लें कि थ्रेट्स हैं इस चीज़ को कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर आपकी कॉमन करेंसी जो है वो डेवलप हो जाती है तो इसकी वजह से यूएस का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट होने के चांसेस हैं। यूएस की करेंसी जो है वो डाउनफॉल होने के चांसेस हैं, और जब वो डाउन में आएगी तो इट मीन्स के दिस विल टर्म एज डी डॉलराइजेशन। यहाँ पर ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, उन्होंने जो है वो यहाँ पर बड़ा ब्यूटीफुल एक कोट उन्होंने किया है कि इसी मीटिंग में इसी समिट में उन्होंने एक कोट किया कि ब्रिक्स जो है ये बेसिकली मूव फॉरवर्ड करेगा ऑन ट्रेड करेंसी। मतलब ब्रिक्स जो है वो ट्रेड करेंसी से आगे जाएगा। ब्रिक्स की जो करेंसी, ब्रिक्स की जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर के बगैर ही जो है ये आगे मूव करेगी। ब्रिक्स जो है वो बेसिकली ब्रिक्स की एक्सपेंशन की वजह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो सकता है, और जब भी वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो हमेशा दिस सिचुएशन विल लीड टूवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ अ वॉर। वर्ल्ड ऑर्डर जो है अभी ट्रांजिशन में है, और ऑलमोस्ट ये ट्रांजिशन जो है वो हमें ब्रिक्स की एक्सपेंशन से नज़र आएगी, और ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन है वो बेसिकली एक्ट करेगी एज अ कैटलिस्ट। अब ब्रिक्स जो है वो बेसिकली कह लें कि ये प्रमोट कर रहा है पीस को, प्रमोट कर रहा है मल्टीलेटरलिज्म को, और ब्रिक्स का अपना बैंक जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और इसकी वजह से जो हम स्टेट्स जो न्यू एडअप हो चुकी हैं, ब्रिक्स के जो बैंक का रोल है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ये मज़ीद सॉलिडिफाई होगा, मज़ीद स्ट्रेंथन होगा, और मज़ीद जो है वो इसका स्कोप इंक्रीज़ होगा। और बेसिकली ये ग्लोबल साउथ डिपेंडेंस जो है ये क्रिएट करेगा। मतलब जितनी भी दुनिया के ग्लोबल साउथ में कंट्रीज़ हैं ये उस चीज़ को, डिपेंडेंस को इंक्रीज़ करेगा जस्ट ऑन द एनडीबी, नॉट ऑन आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नो। वो कहते हैं कि मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि अगर हम लोगों ने चाइना के साथ ट्रेड करना है, कि इफ़ आई ट्रेड विद चाइना व्हाई शुड आई यूज़ डॉलर्स फॉर दिस। और ब्राज़ील एंड चाइना आर लार्ज इनफ कंट्रीज़ के वो अपनी करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो पीछे अभी डी डॉलराइजेशन की बात की थी, यहाँ पर बेसिकली जो हमने डी डॉलराइजेशन का पॉइंट ऑप्ट किया था वो इसी कोटेशन के थ्रू जो है, जो प्रेसिडेंट ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने दी थी, उसी कोटेशन के थ्रू हमने इसको ऑप्ट किया है। अगर हम मतलब पाकिस्तान के रोल की बात करें तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का इम्पैक्ट है फ़ॉरेन पॉलिसी का, कि पाकिस्तान ने भी अब जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो ब्रिक्स का मेंबर जो है वो बनना चाहता है। तो पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, मतलब आफ्टर 9/11 से पहले हमारा जो मतलब जो सारा जो था फोकस था वो सिर्फ़ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल पर था, या हम लोग अपनी लोकेशन को जो है वो यूज़ करते थे, जियो स्ट्रैटेजिक थी, जियोपॉलिटिकल थी हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी। बट नाउ आवर फ़ॉरेन पॉलिसी इज़ अलाइनिंग टूवर्ड्स द जियो इकोनॉमिक्स। और जियो इकोनॉमिक्स का जो हमारा जो ब्रिक्स है ऑर्गेनाइजेशन है वो जियो इकोनॉमिक्स पे ही बेस कर रही है। सो जो हमारी, अगर हम पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन करता है तो इट विल बी द फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ये इस चीज़ को ये बताएगा कि वाकई ही पाकिस्तान ने जो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का जो शिफ्ट है वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ की है। और अगर ब्रिक्स के मेंबर को मतलब पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो इट मींस कि ये हमारी एक फ़र्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होगी इस चीज़ की कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का जो शिफ्ट है, जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी अलाइन कर रही है, जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी सेंटर्ड हो रही है टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स, वो किस वजह से हो रही है। अगर हम बात करें तो यूएस चाइना रिवलरी में पाकिस्तान की जो है वो नॉन फॉर्मल एप्लीकेशन हो चुकी है। इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान ने एक नॉन फॉर्मल इन्विटेशन
डेलीगेशन भेज दिया है ब्रिक्स में। और ये पाकिस्तान के लिए भी नेसेसरी है कि पाकिस्तान एक नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए नो ब्लॉक पॉलिटिक्स का पार्ट बने, क्योंकि हिस्ट्री ने इस चीज़ का हमें बताया है कि पाकिस्तान ने जब ब्लॉक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान जब मेंबर रह चुका है ब्लॉक पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया है जब कोल्ड वॉर में, तो पाकिस्तान के लिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान, ऑलरेडी पाकिस्तान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है। अगर जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये इकोनॉमिकली भी रिलीफ होगा, पाकिस्तान के लिए ट्रेड भी जो है वो कम होगी, मतलब पाकिस्तान के लिए ट्रेड के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। जो डिफरेंट 11 मेंबर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान के ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है, और ये पाकिस्तान की डिपेंडेंस को रिड्यूस करेगा, जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वेदर वो IMF है, वेदर वो WTO है, ये पाकिस्तान की उसको डिपेंडेंस को डिक्रीज़ करेगा। और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है रशिया और चाइना के साथ, अब पाकिस्तान का जो पिवट है चाइना के साथ, ये भी पाकिस्तान को, ये फैक्टर भी पाकिस्तान को फ़ायदा देगा ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पर, तो यस, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं, क्योंकि वन ऑफ द मेंबर ऑफ ब्रिक्स इज़ इंडिया, एंड इंडिया का जो नॉन कोऑपरेशन एटीट्यूड है पाकिस्तान की तरफ, इंडिया का जो नॉन अलाइंड एटीट्यूड है पाकिस्तान की तरफ, तो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इंडिया की पार्टनरशिप इजिप्ट और मिडल ईस्ट के लिए जो है, ये चीज़ भी जो है वो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हो सकती है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और इंटरनल अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से भी जो है वो हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, बिकॉज़ इंडिया ने इस चीज़ की जो है वो इस चीज़ को भी इंडिया ने अपने लिए, अपने नेशनलिस्ट इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए, इंडिया जो है वो इस चीज़ को अब इंडिया स्पेसिफाई कर चुका है कि इतना GDP होगा किसी भी कंट्री का, और किसी कंट्री पे सैंक्शंस नहीं होंगे तो ही वो कंट्रीज़ जो हैं वो IMF के, उसकी ब्रिक्स की मेंबर बन चुकी हैं। अगर एक स्पेसिफिक GDP है कोई भी कंट्री उस तब तक मेंबर नहीं बन सकती। एक स्पेसिफिक GDP होगा और एक स्पेसिफिक जो है वो आपके पास कोई भी जो है वो सैंक्शंस नहीं होंगे किसी कंट्री पर, तब वो कंट्री जो है वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा करेगी, तब वो कंट्री उसका मेंबर बनेगी। अगर हम इसके कंक्लूजन में बात करें तो येस, इट विल शेप द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, और हमारे पास एक टोटल जो है वो न्यू ब्लॉक पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है। ब्रिक्स की एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा फार रीचिंग है डेवलपमेंट के लिए, और ये वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासिर करेगी इस चीज़ के लिए। और ये अब टोटली जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स पर है कि वेदर दे विल अर्न बेनिफिट्स फ्रॉम दैट एक्सपेंशन, और they will be in the net of challenges faced by them. Thank you so much.